Hello everyone, welcome to Melvano app. Beta, today we are going to discuss about the first chapter of 11th botany, that is the living world. बेटा लिविंग वर्ल्ड बहुत ही बेसिक चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है लिविंग वर्ल्ड से, साथ में बेटा ये आगे आने वाले चैप्टर के लिए भी बेस का काम करेगा। सो बेसिकली इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकेंड पार्ट में बेटा हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, एंड फाइनली थर्ड पार्ट में बेटा हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए साथ में एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वेरी मच क्लियर। चलो आज बेटा हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बेटा हम लोग क्या बात करनी है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस टाइप की डाइवर्सिटी शो करते हैं, किन किन हैबिटेट, किन किन एनवायरनमेंट, किन किन इकोसिस्टम्स के अंदर जो लिविंग थिंग्स है वो प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली लिविंग थिंग्स शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी, दे आर प्रेजेंट ईच एंड एवरी इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। ऐसा कोई स्पेस, ऐसा कोई प्लेस या ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जहां पर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। चाहे आप लोग बात करेंगे कोल्ड माउंटेन के बारे में, चाहे आप लोग बात करेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, चाहे आप लोग बात करेंगे फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में, हर एनवायरनमेंट के अंदर क्या होंगे, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होंगे। बेसिकली एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो लिविंग थिंग्स कैन बी प्रेजेंट ऑन कोल्ड माउंटेन, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -20 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सेकंड बात करेंगे बेटा डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, डीप ओशियंस के बारे में। डीप ओशियंस जहाँ पर सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ऐसे एडवर्स एनवायरनमेंट के अंदर भी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे बेटा फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट के बारे में। सो डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पर लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, हम लोग मानते भी हैं और होते भी हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा कोल्ड माउंटेन, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -20 to -50 होता है, या फिर डीप ओशियन जहाँ पर सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर किस टाइप के लिविंग थिंग्स, किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सो बेटा इस बात को डिटेल में तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया कम्स अंडर द मोनेरा, और मोनेरा में जो बेटा जो आर्की बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया ही इस तरह के एडवर्स एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और हम लोग जानते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई वी कैन से लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ईच एंड एवरी इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। वेरी मच क्लियर। तो इसी बात को हमने पीपीटी में बताया गया कि दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, एंड जो लिविंग थिंग्स है बेटा वो किन किन एनवायरनमेंट में होंगे, कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर एंड डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स। इन जगह पर अपने को जनरली लिविंग थिंग्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट बात करेंगे लिविंग के बारे में। सो यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा, और जो एनसीईआरटी की बात करेंगे तो हेडिंग 1.1 जो है वो सेम हेडिंग हमारे यहाँ पर रहेगी। अब लिविंग में हमको क्या बात करना है बेटा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो करेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बेटा 4 पॉइंट्स एनसीईआरटी ने हमको बताए हैं। उनमें से पहला पॉइंट या पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ग्रोथ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, रिप्रोडक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्शियसनेस। हमको इन चारों प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करना है और ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगी, और वही प्रॉपर्टी बेटा करेक्टरिस्टिक फीचर बनेंगी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। वेरी मच क्लियर। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे, चलिए अब बात करेंगे हम लोग बच्चों ग्रोथ के बारे में। सो ग्रोथ इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों बच्चों, क्योंकि ग्रोथ इज प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ प्रेजेंट होगी वो होगी इंटरनल टाइप ऑफ ग्रोथ, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ प्रेजेंट होगी बच्चों दैट इज एक्सटर्नल टाइप ऑफ ग्रोथ, बिकॉज इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स के डिवीजन होगा बच्चों, डिवीजन ऑफ सेल के रिजल्टेड फाइनली क्या होगा, कंप्लीट एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाएगा। जबकि इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज प्रेजेंट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस।
जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन्स। माउंटेन्स पे बच्चों क्या होगा कि सरफेस पर डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ साइज में इंक्रीज किया जाएगा। चूंकि हम लोग ग्रोथ को कंसीडर करेंगे चाहे उसके साइज में इंक्रीज हो चाहे उसके बायोमास में इंक्रीज हो, बोथ इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन बायोमास कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्रोथ। सो इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज एन इंटरनल टाइप ऑफ ग्रोथ, क्योंकि बच्चों उसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होगा और उसका साइज इंक्रीज करेगा। जबकि इन केस ऑफ नॉन लिविंग एक्सटर्नल मटेरियल्स के डिपोजिशन की वजह से वहां पर ग्रोथ प्रेजेंट रहेगी। उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि जो ग्रोथ हमारे पास में होगी दैट इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड इंक्रीज इन नंबर, या तो उसका बायोमास इंक्रीज करेगा या उसके नंबर में इंक्रीमेंट होगा, नंबर इंक्रीज करेगा। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो बच्चों ग्रोथ होती है वो अलग टाइप की होगी, इनके एंड एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होगी बच्चों क्या होगी, अलग टाइप होगी। उसमें डिफरेंस क्या होगा, इन केस ऑफ प्लांट्स सर्टेन ऐसे रीजन्स प्रेजेंट हैं जहां पर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, and that regions are known as meristematic region like root apical meristem and shoot apical meristem। रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर प्लांट्स में कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स एक सर्टेन एज आने के बाद में सेल डिवाइड करना बंद कर देती है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स की हम लोग बात कर सकते हैं जो कि अगर डैमेज होंगी तो उन सेल्स को रिप्लेस किया जाएगा। लाइक स्किन सेल्स की हम लोग बात करते हैं, अगर स्किन सेल्स डैमेज होती हैं तो उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कभी भी डिवाइड नहीं करेंगी। जैसे कि ब्रेन सेल की बात करेंगे हम लोग, हार्ट सेल की हम लोग बात करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में डिवाइड करना बंद हो जाएंगी सेल्स इन केस ऑफ एनिमल्स। सो ये डिफरेंस इसमें होगा एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर। क्लियर। इसके अलावा हमने बात की कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में डिस्कस किया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट बेटा हमारा है रिप्रोडक्शन। तो पॉइंट क्या होगा कि जो रिप्रोडक्शन है बेटा, क्या वो लिविंग में होगा, क्या वो नॉन लिविंग में भी होगा, या कंडीशन क्या रहेगी, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले हमें ये देखना होगा बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो बेटा रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम। मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ है और जो बेटा रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया के केस में या फिर यूनिसेलुलर के केस में एक ही बात होती है। कैसी होती है, छोटा सा एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास में क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, छोटी सी एक सिंपल सी बैक्टीरियल सेल है इस तरीके से, और ये एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जब ग्रोथ होगी तो हमने क्या बोला, या तो उसका बायोमास बढ़ेगा या फिर उसका नंबर बढ़ेगा। तो बेटा जब इसके अंदर ग्रोथ हुई तो ये एक सेल से क्या बन गई, दो सेल का फॉर्मेशन उन्होंने कर लिया इस तरीके से, एक से क्या बन गई है, दो सेल बन गई। तो मुझे बताइए कि क्या इसके अंदर ग्रोथ हुई, ओबियस है, नंबर बढ़ा, पहले नंबर क्या था, एक था, इसके अंदर डिवाइड हुआ और एक से क्या बन गई, दो सेल बन गई, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ तो हुई। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड बेटा हम लोग जानते हैं कि क्या इसमें रिप्रोडक्शन हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो कौन सा होता है, बाइनरी फिजन, एंड इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन कि जो पेरेंटल सेल है डिवाइड करेगी और एक से क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। यानी कि सेम कंडीशन जो है बेटा वो ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रही है और रिप्रोडक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर, यानी कि इन केस ऑफ अस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रोसेस। ग्रोथ अलग बात है, रिप्रोडक्शन अलग बात है। चलो एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए कि एक न्यू बोर्न बेबी है, न्यू बोर्न बेबी जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, कि उस न्यू बोर्न के अंदर लगातार सेल डिवीजन हो रहा है और उस कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के रिजल्टेंट वो न्यू बोर्न बेटा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, कि उसने क्या किया, ग्रोथ की है। अब अडल्ट स्टेज में पहुंचने के बाद उसके अंदर क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रोसेस। वेरी मच क्लियर। तो ये तो हुआ व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्शन। अब हमको देखना ये है कि क्या रिप्रोडक्शन लिविंग में है, या क्या रिप्रोडक्शन लिविंग में है या नहीं, या फिर नॉन लिविंग में है या नहीं, उसकी हम लोग बात करेंगे। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। देखते हैं कंडीशन क्या रहेगी। एक तरफ बात कर लेंगे बेटा हम लोग लिविंग के बारे में, और एक तरफ बेटा हम लोग बात कर लेंगे नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में।
कि जो रिप्रोडक्शन है बेटा क्या वो लिविंग के अंदर होगा या नॉन लिविंग के अंदर होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लिविंग के बारे में। वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेटा क्या हमारे अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है? तो आंसर है यस, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। कैसे? कि बेटा हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अपने जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल हैं, हम हमारे जैसी प्रोजेनी को बनाने में कैपेबल हैं। सो इट मीन्स वी आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? लिविंग के बारे में। चलो सेकंड बात करेंगे बेटा हम लोग किसके बारे में? नॉन लिविंग के बारे में, कि क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पहले हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये पेन है, क्या मुझे बताइए क्या कभी ये पेन रिप्रोडक्शन शो कर सकता है? क्या ये पेन 1 से 2 बन सकता है? तो आंसर क्या है? नहीं, पेन के अंदर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्या ये ब्लैक बोर्ड या ये जो बोर्ड है बेटा ये रिप्रोड्यूस करके डबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते। यानी कि कंक्लूजन क्या आया कि जो रिप्रोडक्शन है बेटा वो लिविंग के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। अगर लिविंग के अंदर प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में एब्सेंट है बेटा, तो मुझे बताइए क्या हम लोग रिप्रोडक्शन को एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा वो देखने से पहले बेटा हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इनफर्टाइल कपल, यानी कि ऐसे कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ऐसे कपल जो अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो लिविंग तो हैं लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात करेंगे बेटा तो म्यूल के बारे में। म्यूल क्या होगा कि बेटा जो डोंकी एंड हॉर्स की क्रॉस ब्रीडिंग से जो प्रोजेनी बनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूल। और म्यूल क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन स्टिल म्यूल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे वर्कर बी। जो बेसिकली जो हनी बी होती है बेटा वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द क्वीन, सेकंड वन इज द मेल एंड थर्ड वन इज द वर्कर्स। तो बेटा जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। तो क्या स्टेराइल हनी बी वर्कर्स लिविंग नहीं है? यस, वो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कंक्लूजन ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं बेटा जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर लिविंग के एग्जाम्पल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए कि क्या हम रिप्रोडक्शन को एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नो। रीजन क्या हुआ? क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो लिविंग तो हैं लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए अगेन हम लोग रिप्रोडक्शन को एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसीडर नहीं कर सकते। वेरी मच क्लियर बेटा। सिर्फ हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल टाइप का हो, चाहे वो एसेक्सुअल टाइप का हो, चाहे वो वेजिटेटिव टाइप का हो, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। हमें सिर्फ मतलब है रिप्रोड्यूस करने से, चाहे वो किसी भी मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करे। वेरी मच क्लियर। चलो अब हम लोग बात करें बेटा हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में, और थर्ड पॉइंट क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, फिर हम लोग बात करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस है वो लिविंग के अंदर है, लिविंग के अंदर नहीं है, या फिर नॉन लिविंग के अंदर है या नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप की हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप की रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब चाहे ये रिएक्शन कैटाबॉलिक टाइप की हो, चाहे ये रिएक्शन बेटा एनाबॉलिक टाइप की हो। अब कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। इधर क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एनाबॉलिज्म। अब होती क्या है कि कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, एनाबॉलिक टाइप की रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगर किसी मैक्रोमोलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो रहा है, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे में अगर बेटा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शंस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। चलते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या था? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होगा कि जब किसी मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन अगर होता है तो इस टाइप की रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन।
एग्जाम्पल की बात करें, जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो रहा है तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एनाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। तो चाहे कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो, दोनों को कंप्लीटली मिला के बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ये तो हुआ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किस टाइप की रिएक्शंस को इन्वॉल्व हम लोग इसके अंदर करेंगे। अब देखना बेटा हमको ये है कि क्या मेटाबॉलिज्म लिविंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट, और क्या कंडीशन रहेगी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। चलो एक एक करके बात करते हैं। एक तरफ बात करें बेटा हम लोग लिविंग के बारे में, और एक तरफ बेटा हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। ठीक है, तो अगर लिविंग की बात करेंगे तो मुझे बताइए कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होती है। तो आंसर है यस। जैसे कि हमने एक डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, एक तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रखा है कि जब हम लोग फूड को अपटेक करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, तो बेटा पहले कहाँ जाएगा, वो स्टमक में जाएगा। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स उसको एक्ट करेंगे, उसका ब्रेकडाउन होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर और एंजाइम्स उस पर काम करेंगे, फर्दर ब्रेकडाउन होगा। फिर कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, किसी का फॉर्मेशन हो रहा है। सो बेसिकली ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट है। तो कॉलम फर्स्ट में क्या आएगा, यस, इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर प्रेजेंट। क्लियर। चलते हैं सेकंड के पास में, नॉन लिविंग थिंग्स। तो मुझे बताइए कि क्या कभी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होती है या नहीं। तो आंसर क्या है, नो। चलो एग्जांपल से बात करते हैं। मुझे बताइए कि क्या कभी इस पेन के अंदर किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन, किसी टाइप की कोई कैटाबॉलिज्म या किसी टाइप की कोई एनाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट है क्या। नहीं, ऑब्वियस है। क्या कभी किसी स्टोन के अंदर, किसी पत्थर के अंदर किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या है, नो। सो बेसिकली इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। यानी लिविंग के अंदर तो मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट हुआ, नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताइए कि क्या हम लोग मेटाबॉलिज्म को एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमको एग्जांपल समझना पड़ेगा, तब बात अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए बेटा हमारे पास में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास में है, हम एक लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। क्लियर। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन चल रही है, और मान लीजिए कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, या मान लीजिए कि इन विट्रो कंडीशन के अंदर कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम लोग सेल फ्री सिस्टम में कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम लोग लेबोरेटरी लेवल पर कर रहे हैं। तो अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स जो रिएक्शन यहाँ परफॉर्म की जा रही है बेटा, दैट रिएक्शन इज टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने बोला चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, दोनों की हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन जो बेटा यहाँ पे है वो तो क्या है, जो रिएक्शन परफॉर्म कर रही है बेटा वो तो तुम्हारे पास में क्या है, मेटाबॉलिज्म है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग है। हमने क्या बोला कि जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो मुझे बताइए कि क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग है कि नहीं। तो आंसर क्या ऑब्वियस है कि टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं है। तो एक टर्म एंड कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर ऐड होती है कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ में कि मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो कंडीशन क्या होगी कि एटलीस्ट 1 सेल का रिक्वायरमेंट हमको रहेगा। यानी कि अगर एनवेलप या अगर सिस्टम जो है वो सिंगल सेल सिस्टम है, तभी हम लोग उसको एज ए लिविंग थिंग कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम में या फिर इन विट्रो कंडीशन में या फिर लेबोरेटरी लेवल पर अगर परफॉर्म करवाई जा रही है, तो रिएक्शन तो मेटाबॉलिक है लेकिन वो सिस्टम लिविंग नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस है। जो रिएक्शन होगी बेटा वो तो कैसे होगी, मेटाबॉलिक होगी, लेकिन वो सिस्टम लिविंग नहीं होगा। इस वाली बात को एनसीईआरटी ने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म के लिए एटलीस्ट सिंगल सेल सिस्टम का होना मस्ट है। एक से ज़्यादा होंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंगल सेल से अगर कम कुछ भी होगा तो हम उसको लिविंग थिंग के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे।
क्लियर हुई बात। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो जो कंडीशन है वो सेल फ्री सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट सिंगल सेल सिस्टम के अंदर हमको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, लिविंग थिंग होगा। क्लियर हुई बात। चलो अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, दैट इज अवर लास्ट पॉइंट, कॉन्शियसनेस। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट कॉन्शियसनेस के बारे में, ठीक है। तो बेटा पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कॉन्शियसनेस, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्शियसनेस लिविंग के अंदर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। क्लियर। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज बेसिकली जागरूकता। हम किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को लेकर के क्या कोई रेस्पॉन्ड शो करते हैं, चाहे वो स्टिमुलस फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो। अगर किसी भी टाइप के स्टिमुलस के अगेंस्ट हम लोग रेस्पॉन्ड शो करते हैं, इट मीन्स वी आर कॉन्शियस। चलो एग्जांपल से बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा फिजिकल रेस्पॉन्स के बारे में, मान लीजिए कि आपका हाथ किसी हॉट सरफेस पे आप लोग टच करते हैं। अगर आपने किसी हॉट सरफेस पर टच किया आपके हैंड को, तो आपको वहां से क्या मिला, स्टिमुलस मिला। जैसे ही स्टिमुलस मिला आपने तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा लिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप इस चीज को लेकर के कॉन्शियस हैं, इसलिए आपने तुरंत रेस्पॉन्ड शो किया और अपने हाथ को वहां से दूर हटा लिया। दैट इज फर्स्ट टाइप, फिजिकल टाइप। सेकेंड वन की बात करेंगे बेटा केमिकल। केमिकल टाइप के स्टिमुलस की बात करेंगे। मान लीजिए बेटा आप किसी लैब के अंदर काम कर रहे हैं और आपके हाथ पर कोई एसिड गिर जाता है। जैसे एसिड गिरता है आप अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं और वॉश आउट करने के लिए चले जाते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस केमिकल के आपकी स्किन पर टच होने की वजह से आपने रेस्पॉन्ड शो किया। क्यों? क्योंकि आप क्या है उसको लेकर के कॉन्शियस हैं, आपके हाथ पर जलन हुई, आपने तुरंत वहां से हाथ को हटा लिया। ये हुआ एक तरह का केमिकल स्टिमुलस। थर्ड बात करें बेटा हम लोग बायोलॉजिकल स्टिमुलस के बारे में। मान लीजिए कि आप किसी चीज को पिंच करते हैं, आपको कोई पिंच करता है, या फिर कोई मॉस्किटो आपको बाइट करता है, कोई इंसेक्ट आपको बाइट करता है, तो तुरंत आप वहां से अपने हाथ को हटा लेते हैं। अपन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपन बेटा उस चीज को लेकर के कॉन्शियस हैं, उस चीज को लेकर के जागरूक हैं। सो बेसिकली लिविंग थिंग के केस में क्या हुआ, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। चलो इसी चीज को बात करते हैं। एक तरफ बेटा हम लोग बात करेंगे लिविंग के बारे में, और एक तरफ बेटा हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। तो बेटा अभी हमने क्या देखा कि लिविंग थिंग्स के केस के में कॉन्शियसनेस क्या है, प्रेजेंट है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो मुझे बताइए क्या कभी इस पेन को अगर हम लोग हॉट सरफेस से टच करते हैं तो ये अपने आप को दूर कर लेगा? नहीं करेगा। क्या कभी इस पेन पे अगर हम लोग कुछ केमिकल को डालते हैं तो अपने आप को दूर करेगा? नहीं करेगा। या ऐसे कोई मॉस्किटो या कोई इंसेक्ट बाइट करता है, इस पे बैठता है, तो क्या ये अपने आप को दूर करेगा या कोई रेस्पॉन्स शो करेगा? तो इस केस में वो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा वो इन चीजों को लेकर के कॉन्शियस नहीं है। यानी कि कंक्लूजन हमारे पास में यह है बेटा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन लिविंग केस में क्या होगा, कॉन्शियसनेस एब्सेंट होगी। क्लियर हुआ? तो लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे बताइए क्या कॉन्शियसनेस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, या फिर इसका भी कोई एक्सेप्शन या कोई टर्म एंड कंडीशन हमारे पास में रहेगी? तो आंसर है बेटा कि जो कॉन्शियसनेस है दैट इज ए प्योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी, एंड इट इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या बोला, कॉन्शियसनेस क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। लेकिन बेटा एक एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ के लास्ट में एक लाइन दे रखी है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमने भी क्या बात की, कॉन्शियसनेस के बारे में। एक और वर्ड है हमारे पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि स्वतः जागरूकता। एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी। क्या होता है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। बेटा हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमन बींग, एज ए ह्यूमन बींग हमारे पास में हर चीज़ का प्लान होता है कि हमको कल क्या पढ़ना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, कल हमें कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है। हमारे पास में हर चीज़ का प्लान होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को लेकर के क्या हैं, अवेयर हैं, हम अपने आप को लेकर के जागरूक हैं, हम अपने आप को लेकर के सेल्फ कॉन्शियस हैं।
लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या कभी एनिमल्स के पास में से कुछ प्लान्स होते हैं कि आज हमको लंच में क्या करना है, आज हमको डिनर में क्या करना है, कल हमें किधर घूमने के लिए जाना है? तो ऐसा कोई प्लान एनिमल के केस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, वो स्वतः जागरूक नहीं है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आए हमारे पास में, एक आया कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या आया? सेल्फ कॉन्शियसनेस। जहां पे आपने सेल्फ वर्ड को ऐड कर दिया बेटा, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सोच समझ के आंसर देना। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन, कॉन्शियसनेस किस में देखने को मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है ओनली इन ह्यूमन बीइंग, थर्ड ऑप्शन है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ऑप्शन फोर्थ है नन। तो बेटा कॉन्शियसनेस जो होगी सिर्फ और सिर्फ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ह्यूमन को भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या होगा? कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला? सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने बेटा सेल्फ वर्ड को ऐड कर दिया, अब मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सेम है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, सेकेंड ऑप्शन इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन, थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, एंड ऑप्शन फोर्थ इज नन। तो बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस के केस में जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्शियसनेस जो है बेटा वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो। क्लियर? और ये नॉन लिविंग के अंदर कंप्लीटली अब्सेंट होगी। लेकिन अगर बेटा वहीं पर हम लोग बात करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होगी, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। समझ में आई बात? तो आज बेटा कॉन्शियसनेस में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।